गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज इंग्लिश DSSB इंग्लिश TGT के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि 15 का, 18 का और 2021 का। स्टूडेंट्स के पास जो होता है वो क्वेश्चन पेपर्स है, मगर उनका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मैंने सोचा एक्सप्लेनेशन मैं दे देती हूँ। और जो है, जिससे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियसली वो आपके दिमाग में बैठता है। देखो भाई, प्रैक्टिस इज अ मस्ट। आप 2 दिन प्रैक्टिस करो, तीसरे दिन नहीं करो, तो ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है, और दोनों चीज़ में करनी होती है। दोनों क्या, तीनों। सबसे पहली बात, आप लोगों को DSSB का आप फॉर्म भरिए। सबसे पहले फॉर्म भरिए। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आप लोग जो है, जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है, और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद अब आप सोचिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, आपको तैयारी कैसे करनी है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। तैयारी करने के लिए फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में देखिए, उसका सिलेबस जो है इतना वो नहीं दिया हुआ है कि क्या करना है, लेकिन आप फर्स्ट पेपर और भी एग्जाम्स देते होंगे, उनकी तैयारी करिए। 5 सेगमेंट्स हैं उसके: इंग्लिश, हिंदी, GS, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। उसके बाद आपका जो सेकंड पेपर वाला पार्ट है, यानी कि जो सब्जेक्ट कंसर्न्ड है, यानी कि इंग्लिश और ग्रामर और लिटरेचर दोनों। तो भाई, मैं सेकंड पेपर की तैयारी करवाती हूँ, तो मैं आप लोगों को इसमें बता रही हूँ कि हमारा जो है मैं जो तैयारी करवा रही हूँ, मेरा जो बैच चल रहा है DSSB के, आप खुद भी ऐप पर आके देख सकते हैं। एक्चुअली मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँ कि लोग जो है, हमारे जो बैचेज है, जो लाइव बैचेज हैं, एक है एक केवल जो है, दैट इज DSSB TGT इंग्लिश लिटरेचर, और एक है DSSB TGT इंग्लिश लिटरेचर प्लस ग्रामर। आप देखिए, सबसे पहली बात यह है कि क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। जब आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि कब ये टॉपिक घूम कर आएगा तो मुझे दोबारा पढ़ने को मिलेगा। जहाँ से आप ज्वाइन करते हैं, आपको वहीं से समझने की कोशिश जो है करनी होती है। ऑनलाइन का ये फ़ायदा होता है कि आपके हमारी अभी तक जितनी क्लासेस हो चुकी हैं, वो सारा आपको बैकअप मिलता है। अब मेरे से स्टूडेंट्स ना कई मैसेज करके पूछते हैं कि आपको जो है कितनी क्लासेस में कोर्स कंप्लीट करा देंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं बता सकती अभी कि मैं कितनी क्लासेस में कोर्स कंप्लीट करा दूंगी। कोर्स कंप्लीट करवाना 30 क्लासेस में, 40 क्लासेस में, भाई मेरे बस की कोर्स कंप्लीट कराना नहीं है। जिनको ये देखना हो कि कोर्स कितनी क्लासेस में कंप्लीट होता है, वो वीडियो बैच में जाके देख सकते हैं कि कितनी क्लासेस ग्रामर की हैं और कितनी क्लासेस लिटरेचर की हैं जो अब कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, तो कोर्स कंप्लीट कराना, वो भी कायदे से कंप्लीट कराना, वो जो है वो देखना। अब मेरी जो क्लासेस चल रही हैं वो 16th से चल रही हैं, 16 जनवरी से। और मैंने जो अभी तक इसमें करा दिया, आपका कंटेंट खोल के देखेंगे तो उसमें जो है, आप ऐप पर आकर जब बैच पर क्लिक करेंगे तो कंटेंट देखिएगा। उसमें 32 जो वीडियोज़ हैं वो ग्रामर के हैं, 29 वीडियोस जो हैं वो लिटरेचर के हैं, जो मैं अभी तक करवा चुकी हूँ, और इससे आगे क्लासेस चलती रहेंगी। तो ये सारा बैकअप आपको मिलता है, आप कहीं से भी करें। भाई देखिए, बात ये है कि इस इंतज़ार में नहीं बैठे रहना चाहिए कि कब घूम कर आएगा, कब नया बैच स्टार्ट होगा। अगर इंसान हर समय यही सोचता रहे कि जब नया बैच स्टार्ट होगा मैं तब ज्वाइन करूँ, तो इतना वाइड है, चाहे ग्रामर हो, लिटरेचर हो, प्रैक्टिस भी करानी पड़ती है, सब कुछ कराना पड़ता है, कि इतना जो है वो नहीं हो पाता है कि आप बार बार रोज नया बैच स्टार्ट कर लें। इवन आई वंडर कि हाउ पीपल स्टार्ट न्यू बैच एवरी वीक। मुझ मैं जो पढ़ा रही हूँ, मैं बैकअप आपको देती हूँ, उससे आगे से आप तैयार करिए। ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट हम लोग बना के ऑनलाइन टेस्ट स्टूडेंट्स को देते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले। 3 टेस्ट अब तक अपलोड हो चुके हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इंग्लिश सूत्रा के साथ जुड़ते हैं। एक अपॉर्चुनिटी का एक और आपको बताती हूँ, हमारे जो नोट्स हैं वो स्टूडेंट्स के पास जो है वो बुक फॉर्म में आते हैं। वो जो बुक्स, चाहे वो लिटरेचर के हैं, चाहे ग्रामर के हैं, लिटरेरी टर्म्स, क्वेश्चन आयर है, सब कुछ आपके पास आता है। अगर आप ये सोचे, कोई सोचता है कि सिर्फ नोट्स खरीद ले, भाई हम नोट्स नहीं बेचते। मेरे अपने सिद्धांतों के जो है वो अगेंस्ट है, मैं नहीं बेचती। मैंने किताब अपनी बेचने के लिए निकाली है, मगर मैं नोट्स नहीं बेचती। स्टूडेंट से सोचें कि हमें लिखना पड़ेगा, नहीं जी, कुछ एक पॉइंट्स अगर कभी नोट डाउन कराती हूँ तो है, नहीं तो सारे जो चीज़ें हैं वो आपको उसके नोट्स मिलती है। आपको हम जो है वो कुरियर करते हैं, स्पीड पोस्ट से भेजते हैं। अब कोई स्टूडेंट ये सोचे, यार नोट्स जो है कितने के होंगे,
₹1000 के, 1500 के, 2000 के। मैं आपको सच में बता रही हूँ, मैंने अपने नोट्स की प्राइसिंग करी ही नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छी किताबों में से बने हैं, टाइप हुए हैं। मैंने उसमें अपनी सारी चीज़ें जो है, अपनी जो मुझे चीज़ें लगती थी वो मैंने डाली हैं। उसके बाद मैं उसको कैसे उनकी कीमत लगाऊं मुझे नहीं पता, मगर मुझे लगता है जो आ रहा है यहाँ पर, वो एडमिशन ले रहा है, वो व्यक्ति के लिए इन नोट्स को जो है, मेरे लिए तो बहुमूल्य है भाई, और जो एडमिशन ले रहा है उसके लिए भी वो बहुमूल्य है। तो मैं उनकी प्राइसिंग नहीं कर सकती कि मैं 1500 में बेच दूँ और 1600 में बेच दूँ। भाई बुक जो निकाली थी मार्केट में, ऑलरेडी प्राइसिंग करके निकाली थी, लेकिन इन नोट्स के नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये नोट्स तभी हेल्पफुल रहेंगे कि जब आप जो है क्लासेस भी लेते हैं। क्योंकि समटाइम्स इट हैपन्स कि कोई चीज़ स्टूडेंट को कहीं पे कुछ पढ़कर आता है और उसको लगता है यार मैंने तो ये पढ़ रखा है, नोट्स में कुछ और दिया हुआ है। तो होता ये भी है कि जो बड़े बड़े चैनल्स पे जाके जिनके बहुत सारे बड़े चैनल्स का मतलब है जिनके बहुत सारे लाखों में सब्सक्राइबर्स होते हैं, अगर वो गलत भी पढ़ा देंगे ना, तो स्टूडेंट्स आकर मेरे को क्वेश्चन करेंगे मैंने अगर सही पढ़ा रखा। क्यों? क्योंकि उनके लाखों सब्सक्राइबर्स है, मेरे इतने नहीं है। उनमें क्वेश्चन मेरे को करेंगे आके, जबकि मैंने सही पढ़ाया हुआ होगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद देखी है कि आज तक स्टूडेंट्स आकर मेरे को ये जो है उस पर क्वेश्चन करते हैं कि पहली जो प्रिंटेड बुक थी विलियम कैक्सटन के द्वारा, वो तो रिसाइकल ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय थी, कि जो है ले मोटेड आर्थर थी। कभी किसी ने इसको ले मोटेड आर्थर पढ़ा दिया, तो जो वहाँ पढ़ा है वो आज भी मुझे क्वेश्चन करते हैं। तो ये होता है भाई, जो दिखता है वो बिकता है। जो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स वाले हैं लोग, उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, जबकि पता है कि मैं यहाँ पर देती हूँ अगर बहुत चीज़ें जो हैं मैं पढ़कर और उनको करके रिसर्च करके तब चीज़ें काम करती हूँ। खैर, ये तो हुई हमारी आपस की बात। तो जो लोग DSSB का बैच लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर आप इंग्लिश सूत्रा में आते हैं तो आप मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, आपको प्यार से, डांट से, हर तरीके से आपको सुधारना, आपको पढ़ाना, आपको जो है उस एग्ज़ाम के लायक बनाना, ये मेरा काम हो जाता है। और मैं इस काम को, मुझे लगता है मैं अच्छे से करती हूँ। तो नोट्स है आपको 3 जो बुक्स हैं, इसमें अच्छी खासी बुक्स। आप एक चीज़ आप ये देखिएगा, DSSB का एक कंपाइल्ड फॉर्म में बुक भी जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो हम आप लोगों को इन बैचेस के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये एक टेस्ट सीरीज़ है जो मैंने बनवाई है। मेरी ये सीरीज़ मैंने अपने ऐप से बनवाई है, जिसमें मैंने फर्स्ट पेपर की प्रैक्टिस के लिए ये जो है इसमें करवाया है काम। ठीक है, अब मैं अपना क्वेश्चंस जो है वो पढ़वाना चाहिए। आज मैंने ना 2015 के और 2018 के लिटरेचर के क्वेश्चंस लिए हैं। तो 2015 जहाँ पर ख़त्म होगा, फिर उसके बाद 18 वाला स्टार्ट होगा, तो 18 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करूँगी मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स सॉट टू एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट anthropology the presence in diverse culture of the idea that women are subordinate to men। अब इसमें क्या कह सकते हैं, ये तो मोस्टली लोग सोचते ही हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इसमें बताऊं कि इनमें से कौन सा वर्क है जो एक ये बताता है कि women are subordinate to men, having faith is female to male as nature is to culture, in search of our mother's gardens, sexual politics। इसका ये 2015 का क्वेश्चन है, इसका आंसर है ये बी। और ये जो बुक है ये लिखी है शेरी ऑटनर ने। ये इसके राइटर हैं शेरी ऑटनर, और इसमें उन्होंने ये तथ्य जो है दिए हैं कि वाई विमेन आर कंसिडर्ड इन्फीरियर, कि कई जगह जो है विमेन को इन्फीरियर कंसिडर किया जाता है। जैसे कल्चर का काम होता है सस्टेन करना, और सस्टेन करने के बाद वो नेचर के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं। कल्चर सस्टेन करने के हिसाब से नेचर को ऑब्जेक्ट्स करते हैं। तो कल्चर को कहीं ना कहीं जो है वो दिया गया है कि like men and nature is like women। in the same way women are inferior to men in many perspectives। तो ये जो है ये वर्क है is female to male as nature is to culture, शेरी ऑटनर। Question number 2, away away for I'll fly to thee, not charioted by Bacchus and his parts, but on the viewless wings of poesy। These lines appear in John Keats' Ode to Nightingale, William Wordsworth To the Skylark, Campbell's Ode to Winter, Shelley's To a Skylark। वैसे वो दोनों To a Skylark ही हैं, मगर इसमें जो है कहीं पे जगह उनको मान लेते हैं। तो आप ये देखिए अवे अवे,
रिपीटेशन हो रहा है. फॉर आई विल फ्लाई टू दी, कि मैं पहुंचूंगा, नॉट चैरिटेड बाय बैकस, कि मैं बैकस के यानी कि शराब के देवता के उस पे जो है वो चैरियट होकर नहीं आऊंगा, मगर मैं आऊंगा ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी, मैं व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी पर जो है पहुंचूंगा. तो ये किसने जो है वो लिखा है? दैट इज जॉन कीट्स ओड टू नाइटिंगेल. आपको पता है ये टू अ स्काइलार्क ही, मतलब मैं इसका आंसर नहीं बोल रही हूं मैं. टू अ स्काइलार्क, शैले की भी टू अ स्काइलार्क है और विलियम वर्ड्सवर्थ की भी स्काइलार्क ही है. एंड द आंसर इज दैट इज ओड टू अ नाइटिंगेल. ये फेमस जो ओड है, ये कीट्स का फेमस ओड, बहुत ही ज़्यादा जो है ये बहुत ही खूबसूरत सा ओड है. और ये किसका है? दैट इज एन ओड बाय जॉन कीट्स. जॉन कीट्स जो कि एक रोमांटिक पोएट थे, बहुत जल्दी ही जिनकी कंजम्पशन की वजह से मृत्यु जो है वो हो गई थी, ये उनका वर्क है अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज आर द राइटर्स ऑफ द फीमेल स्पेक्टेटर? एडिसन एंड स्टील, जोनाथन स्विफ्ट, चार्ल्स लैम्ब, एलिजा हेवुड. ये जो वर्क है इसकी राइटर हैं एलिजा हेवुड. और ये जो वर्क लिखा गया था, ये लिखा गया था 1794 से 96 के बीच में. और ये कहा जाता है कि ये दैट वाज द फर्स्ट पीरियोडिकल, it was the first periodical for women by a woman, for women by a woman. ये फर्स्ट पीरियोडिकल था. एफ्रा बेन के बाद एलिजा हेवुड वो व्यक्ति थी जिन्होंने फीमेल स्पेक्टेटर निकाला था इन 18th सेंचुरी. 1794 से 96 के बीच में यह. Pen is mightier than the sword, an example of oxymoron, synecdoche, hyperbole या metonymy. आपको एक चीज ये पता होगा कि पेन इज माइटियर, यहाँ पर सोड और पेन जो है वो नाम को परिवर्तित कर दिया. पेन राइटर के लिए, सोड वॉरियर के लिए यूज किया गया है. तो उनके इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करा गया है, उनके इंस्ट्रूमेंट को उनके नाम की जगह यूज किया गया है. तो यहाँ पर यह है मेटोनमी, दैट इज मेटोनमी. नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है. A Petrarchan sonnet has two parts. The second part has 6 lines. The first part of the sonnet is called. आप लोगों को पता होगा कि सोनेट का जो ओरिजिन है वो इटली में हुआ था. सोनेट ग्याकोमो दा लेंथिनी ने लिखने शुरू करे थे, मगर फेमस बनाया था पेट्रियार्क ने. पेट्रियार्क के जो सोनेट थे, जो फर्स्ट 8 लाइंस थी जिन्हें ऑक्टेव कहते हैं, और जो लास्ट की 6 लाइंस होती हैं उन्हें सेस्टेट कहते हैं. ये जो 8 लाइंस हैं ये 4-4 लाइन के 2 स्टैंजास में बटी होती है जिन्हें क्वाट्रेन कहते हैं. और जो सेस्टेट होता है वो 3-3 लाइन में होता है, जैसे टर्सेट कहते हैं. तो ये पहली 8 लाइंस को क्या कहा जाता है? दैट इज एन ऑक्टेव. Among T.S. Eliot's works, the character of Tiresias appear in Garronchen, मर्डर इन द कैथीड्रल, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक या द वेस्टलैंड. अगर आप लोगों ने टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड पढ़ी हो, जो दिखाता है हॉरर ऑफ वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो के हॉरर्स को दिखाता है, और डिसइल्यूजनमेंट दिखाता है, ऑफ द डिसइल्यूजनमेंट की एक फीलिंग जो है उसमें देखने को मिलती है. और जो वेस्टलैंड है वो इनका एक जिसे कहना चाहिए मैग्नम ऑपस है, जिसमें उन्होंने वेस्टलैंड को उन्होंने एक जो कैरेक्टर है, नरेटर है इसमें, दैट इज टायरेसिस. टायरेसिस जो है ही इज द नरेटर इन द वेस्टलैंड. द नेम फाउंड इन हिज वर्क्स इज अ the nature found in his works is a violent, barbaric and blood-ridden one. Here his work refer to the poems of Roy Fisher, Ted Hughes, विलियम वर्ड्सवर्थ, जेफरी. अगर आप लोगों ने वर्ड्सवर्थ को पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि उनके वर्क्स में नेचर जो है वो सूदिंग एस्पेक्ट है, एक नेचर को मदर के रूप में दिखाया है. लेकिन टेड ह्यूज की अगर आपने पोएम्स पढ़ी हो तो उन्होंने नेचर को वायलेंट एंड बार्बरिक दिखाया. आपने टेड ह्यूज की क्रो पढ़ी होगी, उसमें नेचर का एक बार्बरिक एस्पेक्ट जो है वो दिखाया गया. तो यहाँ जो हिज है वो रेफर किया गया है टेड ह्यूज को.
चार्ल्स डार्विन्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज अपीयर्ड इन, ये वो किताब थी जिसके आने के बाद लोगों के विचारों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया था. दैट केम इन द 19th सेंचुरी, द विक्टोरियन एरा. और इसमें चार्ल्स डार्विन के आपको पता ही होगा कि विक्टोरियन एरा विच इज़ नोन फॉर इट्स विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, तो लोगों ने तर्क लगाना शुरू करा था. अर्लियर पीपल यूज टू बिलीव that we are the part of God, we have been created by God, God created this earth in 6 days, और सातवां दिन जो रखा है वो सबैथ है, और संडे मतलब द सन ऑफ गॉड क्रिएटेड दिस अर्थ. लेकिन चार्ल्स डार्विन ने इस दावे की हवा निकाल दी और उन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज लिखा, जिससे लोगों को ये समझ में आया हाउ डिड वी ओरिजिनेट. तो भाई बहुत तगड़ा झटका लगता है जब इंसान कुछ सोचता चला रहा हो और अचानक से उस चीज पे झटका लगे. तो ये जो एज थी ना, विक्टोरियन एज, इसमें तर्क भी था, रिलीजन था, तर्क था. आप लोगों ने विक्टोरियन एज के मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में आप सभी जानते होंगे. ही वाज नोन एज द मोस्ट पेसिमिस्टिक पोएट ऑफ द विक्टोरियन एरा, और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे वो टेनिसन थे. तो इन्होंने जो जैसे मैथ्यू आर्नल्ड है, उन्होंने कहा है कि लोगों के पास ना वो विश्वास नहीं है, क्योंकि हर चीज में तर्क लगा रहे हैं, वो विश्वास नहीं है, इस वजह से ना वो अधर में लटके हुए हैं, ना इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं. तो इसीलिए सेकंड कमिंग आप लोगों ने पढ़ी भी, जो मतलब ये उनकी नहीं है, सेकंड कमिंग पोएम में भी ये चीज़ जो है बताई गई है. तो बेसिकली चार्ल्स डार्विन की ये एक बड़ी रेवोल्यूशनरी बुक थी, जिसने लोगों को का जो भ्रम थे वो तोड़े थे. ओरिजिन ऑफ स्पीशीज दैट केम इन 1859. Which of the following is not a work by Dr. Samuel Johnson? A History of the Earth and Animated Nature, The Vanity of Human Wishes, रेस्लियर्स, लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स. तो भाई लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, 52 राइटर्स की बायोग्राफी है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के. रेस्लियर्स, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, जो इनका वर्क नहीं है वो है अ हिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड एनिमेटेड नेचर, ये गोल्डस्मिथ का वर्क है. इट्स अ वर्क बाय गोल्डस्मिथ. दैट इज अ वर्क बाय गोल्डस्मिथ. चलिए आगे बढ़ते हैं. मुनु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन मुल्कराज आनंद नॉवल. ये आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये इंडियन राइटर हैं, चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया जो है भाई. मुल्कराज आनंद जिनके ऊपर जो है हिपोक्रेट होने का भी आरोप लगता है, उनको जो है ये जब उन्होंने उनकी पहली बुक आई थी अनटचेबल, तो उसके लिए उनको एक प्रोपेगेंडिस्ट की उपाधि भी दी गई थी. तो मुल्कराज आनंद का जो नावल है, जिसमें मुन्नू जो सेंट्रल कैरेक्टर, एक्चुअली उन्होंने मार्जिनलाइज्ड जो समाज का दबा कुचला वर्ग है उसके बारे में बताया है. और ये जो कैरेक्टर है मुन्नू, ये भी एक अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर है. किसमें? कुली. द प्ले राइट हु हैज रिटन द प्ले यूलिसिस इज. यूलिसिस एक नॉवल भी है, यूलिसिस द प्ले भी है, एक ट्रेजेडी है जो एक मतलब अलग अलग राइटर्स ने लिखा है. जो प्ले राइट है, इनमें से जो प्ले राइट है जिन्होंने लिखा है दैट इज स्टीफन फिलिप्स. मैं जानती हूँ कि अगर जब आपने भी ये क्वेश्चन देखा होगा तो पहली बार आपके दिमाग में आया होगा जेम्स जॉयस. नहीं, जेम्स जॉयस का यूलिसिस एक नॉवल है जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक पर आधारित है. लेकिन जो प्ले राइट है, ये वर्ड्स ड्रामा है, वो है स्टीफन फिलिप्स. इसके पहले भी यूलिसिस एक प्ले के रूप में लिखा गया है, और वो है यूलिसिस बाय निकोलस रो. ये निकोलस रो के द्वारा लिखा गया है. ये एक ट्रेजेडी है ये भी. तो भैया ऐसा है, यूलिसिस एक प्ले के रूप में स्टीफन फिलिप्स ने लिखा है, निकोलस रो ने भी लिखा है, और नॉवल के रूप में है जेम्स जॉयस, और पोयम है टेनिसन की. Fra Pendol's name finds mention in Robert Browning's Rabi Ben Ezra, The Bishop Orders His Tom, The My Last Touches, Pippa Song. ये जो नाम है फ्रा पेंडोल्फ का, ये आपने सुना होगा. माई लास्ट टचेस, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ब्राउनिंग जाने जाते थे, विक्टोरियन एज के राइटर हैं, अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए, और ये बेहद खूबसूरत सा एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें फ्रा पेंडोल्फ का नाम जो है वो आता है. हेमर्शिया मीन्स, देखिए हेमर्शिया जो है इसमें ट्रैजिक फ्लॉ आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन जो इसका करेक्ट मीनिंग होता है जो एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में दिया है, दैट इज एरर इन जजमेंट. कि
जो हीरो होता है वो सही से जज नहीं कर पाता, इसी वजह से उसका डाउनफॉल होता है. तो हेमर्शिया मीन्स एरर इन जजमेंट. दैट इज एरर इन जजमेंट. ट्रेजिक फ्लॉ आप लोगों ने सुना है, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग होता है वो एरर इन जजमेंट होता है. अब ये DSSB TGT 2018 के क्वेश्चन हैं. इसमें 15 में जो आए थे वो मेरे ख्याल से 18-19 ये इतने क्वेश्चन थे. 18-19 के करीब क्वेश्चन थे. और जब 18 में आए तो 40 के क्वेश्चंस थे. 21 में फिर इतने ही थे. 18-19 हो सकता है 24 में फिर 40 आ जाए. द रेप ऑफ ल्यूक्रीस इज अ पोएम रिटन बाय. अब देखिए, मैं जो आपको PYQs करवा रही हूँ, इससे पहले मैंने ग्रामर के करवाए थे, अब लिटरेचर के करवा रही हूँ. पहले 18 के लिटरेचर वाले सारे कंप्लीट करा के फिर 18 के ग्रामर वाले करवाऊंगी. द रेप ऑफ ल्यूक्रीस इज अ पोएम रिटन बाय बेन जॉनसन, टॉमस मिडल्टन, डेकर या शेक्सपियर. रेप ऑफ ल्यूक्रीस अपने आप में एक पोएम है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा. 7 लाइन स्टैंजा में ये लिखी गई है. इससे पहले उन्होंने माय फर्स्ट जो है एयर जिसे कहा है वो है, दैट इज वीनस एंड एडोनिस. रेप ऑफ ल्यूक्रीस 7 लाइन स्टैंजा में लिखी हुई है. दैट इज विलियम शेक्सपियर. Which of the following is the best known play by Thomas Middleton? जैकोबियन एरा का जो वर्क कौन सा है? विमेन बिवेयर विमेन, द फेयर मेड ऑफ द वेस्ट, शूमेकर्स हॉलिडे, द डचेस ऑफ माल्फी. ये है विमेन बिवेयर विमेन, जिसकी जो हीरोइन है बियांका है, और जिसमें बताया है औरतों से ही जो है बिवेयर रहो. दैट इज विमेन बिवेयर विमेन. That is women beware women. Adam is the central character of On His Blindness, Paradise Lost, On Reaching the Age of 23, To the Nightingale. Adam जो है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो है पैराडाइज लॉस्ट के. ये तो आपको सबको ही पता है. पैराडाइज लॉस्ट जो है वो मिल्टन का एपिक है. इट इज अ सेकेंडरी एपिक. सेकेंडरी एपिक है, पहले 10 किताबों में आया था, फिर 12 किताबों में आया था. और जो एपिक्स होते हैं ना, वो कभी भी ऑटोबायोग्राफिकल नहीं होते हैं, बट इट इज़ अ क्लास अपार्ट. इसमें मिल्टन ने ग्रैंड स्टाइल को यूज़ करा है. इसके अलावा ये जो एपिक है इसमें ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस भी हैं. द होली वॉर बाय बनियन वॉज पब्लिश्ड इन 1554, 1682, 1665 या 1570. तो आप लोगों ने जॉन बनियन का नाम तो सुना ही होगा, और वो एलिगोरिकल वर्क्स के लिए जाने जाते हैं अपने. और कौन सी है वो, जॉन बनियन की. और यहाँ पर जॉन बनियन ने ये भी एक एलिगोरिकल ही जो वर्क है उनका, एंड दैट पब्लिश्ड इन 1682. ये अपनी एलिगोरिकल वर्क्स के लिए जाने जाते हैं. इनका बहुत ही फेमस है ग्रेस अबाउंडिंग और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. जोनाथन स्विफ्ट फर्स्ट नोटेबल वर्क डैश विच नॉट पब्लिश्ड. जोनाथन स्विफ्ट का एक वो वर्क जिसमें जो झगड़ा जो दिखाया गया है वो एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न दिखाया गया है. ये एक बहुत ही बाइटिंग सेटायर है, और ये कौन सा है? दैट इज द बैटल ऑफ द बुक्स. दैट इज द बैटल ऑफ द बुक्स. देखिए, मैं ये जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ ये मेरे अपने, मैंने कहीं से नहीं लिए हैं. ये क्वेश्चंस जो हैं मैं DSSB के TGT के ही करवा रही हूँ, और ये 2018 के. आपको जानते ही हैं, ऐसे 15 में हुआ, फिर 18 में हुआ, फिर 21 में हुआ, और अब 24 में होगा. तो जो पैटर्न और स्ट्रैटेजी देख रहे हैं उस हिसाब से, जैसे मैं कई लोगों को सुनती हूँ, वो कहते हैं कि भाई आप जो है तैयारी कर रहे हैं. भाई देखो, ऐसा है, वैसे तो अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर मेरा मानना ये है कि जब तैयारी करो तो लिटरेचर ग्रामर दोनों की अच्छे से तैयारी करो. क्योंकि जो लिटरेचर के साथ ग्रामर पढ़ रहा है वो तो दोनों चीज़ें अच्छे से निकाल सकता है, लेकिन जिसने सिर्फ ग्रामर पढ़ी है और लिटरेचर कभी छू के भी नहीं देखा, वो लिटरेचर में तुक्के नहीं मार सकता. ये बात याद रखिएगा, लिटरेचर में तुक्के नहीं लगते हैं. ग्रामर में तुक्के तो ग्रामर में भी नहीं लगते हैं, लेकिन ग्रामर सबने कभी ना कभी पढ़ रखी होती है. अब ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बिल्कुल, अभी जैसे मेरे ही कई स्टूडेंट्स हैं, दे हार्डली 25 24 25 इयर्स ओल्ड,
और अभी अभी उन्होंने एसएससी की और इसकी तैयारी करके निकले हैं, बट उन्होंने कभी लिटरेचर नहीं पढ़ा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई आप लोग तैयारी कर रहे हो, ग्रामर पे की खूब प्रैक्टिस करो, अच्छे अपने कॉन्सेप्ट्स बढ़िया करो। कॉन्सेप्ट्स भी ना ये नहीं केवल टच कर लिए, अच्छे से तैयारी करो। जैसे जो स्टैंडर्ड इंग्लिश यूसेज है उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करो। स्टैंडर्ड इंग्लिश यूसेज है, स्टैंडर्ड इंग्लिश यूसेज में जो सेंटेंस दिए रहते हैं, इससे पहले का जो मैंने करवाया है उसमें स्टैंडर्ड इंग्लिश यूसेज में बताया है कि कैसे सॉल्व करते हैं। प्रेपोजिशंस हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश यूसेज है, और आपका जम्बल्ड वाले इनका। लेकिन ये ऐसे ही नहीं सॉल्व हो जाते हैं, इनको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स आने भी चाहिए, तुक्का मार के काम नहीं होता, ठीक है जी। तो और उसके साथ ही अपना, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, चलिए अगर मेरा मानना है कि 40 क्वेश्चंस आते हैं लिटरेचर के, या 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें तो नहीं पता ना वो कहाँ से पूछे जाएंगे। तो जो सिलेबस दिया हुआ है, गो थ्रू दैट सिलेबस, ठीक है। हर चीज में काटा खोला बना लिया वाला चीज नहीं चलती है बच्चे, बहुत अच्छे से करना पड़ता है। टीचर बनना है, ठीक है, काटा खोला बना लिया वाला काम नहीं चलता। तो उसके लिए ऑब्वियसली यू मस्ट possess अ गुड कमांड ओवर योर सब्जेक्ट। तो मेरा मानना ये है कि आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी करो। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स इज अ 2008 नॉवल बाय चित्रा बनर्जी, अरुंधति रॉय, अमीश त्रिपाठी, अनिता देसाई। ये पैलेस ऑफ इल्यूजन्स जो वर्क है, ये इंडियन राइटर हैं चित्रा बनर्जी। ये जो वर्क है ये महाभारत से प्रभावित है, महाभारत से प्रभावित है। और इसमें जो कहानी कही गई है किसके जो पर्सपेक्टिव है, द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से कही गई है। And now the next question is, which of the novels by Salman Rushdie portrays the lives of Zulfikar Ali Bhutto and General Muhammad Jia ul Haq? The Satanic Verses, The Mood's Last Sigh, Shame, Midnight Children. जब आप सलमान रश्दी का नाम सुनते हैं तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में या तो मिडनाइट चिल्ड्रन या सैटेनिक वर्सेस आता होगा। लेकिन ये जिसमें ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहम्मद जिया उल हक के बारे में उन्होंने बताया है सलमान रश्दी ने, वो नावल है शेम। ये इनका तीसरा नावल है, 1983 में आया हुआ ये इनका तीसरा नावल है। और ये लिखा गया है, द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज मैजिकल रियलिज्म, मैजिकल रियलिज्म स्टाइल में इसे लिखा गया है। और ये इसमें उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहम्मद जिया उल हक के कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करा है। ऑब्वियसली उनके सेम नाम से नहीं, मगर उनके कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करा है। द ब्लूएस्ट आई इज अ नॉवल बाय टोनी मॉरिसन, फ्रांसिस बर्नार्ड शॉ या डी.एच. लॉरेंस। ये बहुत ही फेमस नॉवल है, द ब्लूएस्ट आई। और ये जो नॉवल है टोनी मॉरिसन का नॉवल है, पहला नॉवल है टोनी मॉरिसन का, जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट है दैट्स पिकोला, who desires for white skin and blue eyes, and she raised up bearing the Great Depression. ग्रेट डिप्रेशन वैसे नहीं, ग्रेट डिप्रेशन एक टर्म यूज किया जाता है आर्थिक मंदी के लिए। डैश इज द फर्स्ट नॉवल बाय डी.एच. लॉरेंस पब्लिश्ड इन 1911। डी.एच. लॉरेंस, अगर आपने डी.एच. लॉरेंस को पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि डी.एच. लॉरेंस जिन्होंने अपने जो नॉवल है सन्स एंड लवर्स, जिनमें उन्होंने एक बेटे का अपनी माँ के प्रति एक अननेचुरल उसको दिखाया है, जिसे एडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो लेकिन उनका जो फर्स्ट नॉवल था दैट वाज द वाइट पिकॉक, दैट वाज द वाइट पिकॉक। तो आज के क्वेश्चंस मैं यहीं तक करवा रही हूँ। बाकी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पहले लिटरेचर के साथ मिक्स करके ग्रामर के करवाऊंगी। अब 18 का पेपर जो है मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं, बाय बाय।